हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज का जो सेशन है वो है प्रैक्टिस सेट 3 ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 3। इसके पहले मैंने ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करा दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके देखिए, मेरे चैनल पे द स्टडी चैनल पे विजिट कीजिए और वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस करिए। वहाँ पे आपको हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सीडीपी के भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और ईवीएस के भी। तो अपना प्रैक्टिस जो है आप बिल्कुल जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। जल्द से जल्द होगा यूपी टेट का एग्ज़ाम, नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्द से जल्द अब रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी बेहतरीन बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। उसके बाद देखते हैं हम आज का क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संप्रेषण कौशल। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में जो है वो संप्रेषण कौशल का विकास होता है। किस कौशल का विकास होता है? संप्रेषण कौशल का। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, या ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर तथा मूल्य जैसी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके, ये जो सभी मूलभूत अवधारणाएं हैं इन सभी से समझ को विकसित किया जा सकता है। तो इसका आंसर यही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृत, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ये सभी। पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी आते हैं। क्योंकि पर्यावरण का मतलब ही होता है, उसका तात्पर्य यही होता है कि चारों तरफ का परिवेश। तो हमारे चारों तरफ ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, हम इन सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। तो जो चारों तरफ से जिस परिवेश से घिरे हुए हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक परिवेश, प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारण, ये सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल विवाह। देखिए शारदा एक्ट जो है 1929, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़रूर आप पूछे जाते हैं। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है शारदा एक्ट 1929 में जो है ये आया था और इसका संबंध बाल विवाह से है। किससे है? बाल विवाह से है, जिसमें विवाह के लिए लड़कों या लड़कियों के आयु का जो है उसको आयु को निर्धारण किया जाता है। और इस एक्ट के तहत लड़कों की जो आयु होती है वो 18 वर्ष तथा लड़कियों की आयु जो है वो 14 वर्ष तय की गई थी शारदा एक्ट के तहत। शारदा एक्ट कब आया था? 1929 में। और इसमें लड़कों की आयु जो है, लड़कों की आयु
वो कितनी तय हुई थी? लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु जो है वो 14 वर्ष तय हुई थी। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनके अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव संकेत देंगे जिससे वे नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ये नहीं करेंगे आप। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम का जो है अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वो सभी परिस्थितियाँ उपलब्ध करानी चाहिए जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हो, वो खुद स्वयं हल करे। तो छात्रों को सही उत्तर समझा देने से वे अधिगम के लिए प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। ऐसा करना है कि वो अपनी समस्या का हल करने के लिए खुद सक्षम हो, खुद वो अपनी समस्या को हल कर सकें। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से? तो इसका आंसर आई थिंक आप सबको पता होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है यूपी टेट और सी टेट दोनों में, और आगे भी पूछा जाएगा नो डाउट। तो सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है बच्चे को? आंसर हो जाएगा परिवार से, ऑप्शन नंबर 1 परिवार से। नेक्स्ट है कि प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन। प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट जो स्रोत है वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो है प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। कितना? 43%। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो है वो प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण, हरे पौधे। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का सबसे प्रमुख स्रोत है हरे पौधे, ऑप्शन नंबर 4। क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का उत्सर्जन किया जाता है, तो इसलिए इस प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत जो है हरे पौधे को माना जाता है, हरा पौधा है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन है। विभिन्न क्रियाएं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। छात्रों को सीखने में अनेक संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जैसे कि अधिगम सामग्री होता है, और ग्रंथालय भी होता है, प्रोजेक्ट होता है, सर्वे होता है। तो इसका आंसर इसलिए हो जाएगा ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है। तपेदिक, कैंसर, अल्सर, अनिद्रा। तो धूम्रपान से मुख्यतः किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? फेफड़ों पे पड़ता है। तो कौन सा रोग होगा उसको जो धूम्रपान करता होगा? उसको कैंसर होगा, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर होगा फेफड़ों में। कैंसर विषाणुजन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक जो है वो नष्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? ऊतक नष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए धूम्रपान जो है इसको निषेध माना जाता है। धूम्रपान नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कैंसर जैसी बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है। आपको बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितनी है, कितना नाइट्रोजन गैस है।
20.95, 78.09, 21%, 0.03%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 78.09%। ये देखिए, ये है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है वायुमंडल में? 78.09%। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्या है? वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वनों की कटाई जो है, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी जो है इसके उदाहरण हैं। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेगा? पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या फिर ऐसी पाठ्य वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो आपको सबसे सही आंसर क्या लग रहा है? तो सबसे सही जो इसका सटीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं के विकास करने हेतु एक शिक्षक को ऐसी समस्या का चुनाव करना चाहिए जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, जुड़ी हुई हो। आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात है। सही शिक्षक छात्र अनुपात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र जो अनुपात होता है वो कितना होना चाहिए? ये 1:30, 1:30 होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल कर सके। तो इसके लिए जो है बच्चे जो है, अब 60 बच्चों के साथ एक टीचर को आप लगा देंगे तो एक टीचर कैसे मैनेज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो 30 छात्र पर एक शिक्षक होना जो है वो अनिवार्य है। 30 बच्चों पर एक शिक्षक। तो इसका आंसर यही होगा कि शिक्षा में जो शिक्षक और छात्र अनुपात है वो यही है, 1:30। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड से अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी, गर्मी में हल्की गर्मी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वर्ष भर गर्मी रहना। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जो है वो वर्ष भर गर्मी वहाँ पे रहना, वर्ष भर गर्मी रहना जो है वहाँ का प्रमुख लक्षण है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चों के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, ये सभी। आंसर यही हो जाएगा उपरोक्त सभी। बच्चों का अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, पर्यावरण की पाठ्यचर्या में शामिल किए जाने वाले ये सभी आवश्यक तत्व हैं। तो इसका आंसर यही हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि दिन और रात होने का प्रमुख कारण है। दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या फिर ये सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी जो है सूर्य के साथ साथ, सूर्य का तो चक्कर लगाती है, साथ में वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो अपनी धुरी पर जो घूमती है पृथ्वी, तो उससे दिन और रात होता है, और जो सूर्य के चक्कर लगाने में जो समय लगता है उनमें
मौसम में परिवर्तन होता रहता है। तो दिन और रात होने का प्रमुख कारण यही है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला प्रश्न है कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे और ब्रूनर, वाइगोत्स्की और ब्रूनर, ब्रूनर और स्पीयरमैन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। देखिए, पियाजे तथा वाइगोत्स्की जो है वो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किए, सबसे पहले अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक सिद्धांत और वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया था, जैसा कि आप लोग CDP में पढ़े होंगे। तो आंसर यही होगा कि बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? जीन पियाजे और वाइगोत्स्की हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, ये सभी। आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो है प्रकृति के सभी जैव अजैव घटकों को प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, होते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण सभी जीव, भू आकृतिक तथा जलवायु कारक घटक के रूप में सम्मिलित हैं, आएंगे, और इसके जो है प्रमुख घटक हैं। किसके? प्राकृतिक पर्यावरण के। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, ये सभी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तो ये रहा आज का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसको आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हम ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा, और इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहें। थैंक यू।